यूनिट 3 मार्केटिंग रिसर्च। दिस इज पेज नंबर 8। तो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग। देखो, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिसीशन यानी क्लैरिटी इंक्रीज करना, एकदम परफेक्शन के साथ में जो भी डिसीजन हो वो हमारे पास आए। और क्लस्टर सैंपलिंग डिक्रीज कॉस्ट, उसका मतलब उसका खर्चा कम करना है। लेकिन सब पॉपुलेशन की बात करें अगर सेकंड पॉइंट, तो सबको इंक्लूड किया जाता है स्ट्रेटिफाइड में। लेकिन जबकि क्लस्टर सैंपलिंग की बात करें तो कुछ चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। विदाउट सब पॉपुलेशन ईच स्ट्रेटम शुड बी होमोजीनियस। सब चीजें कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेटम यानी लेवल या तो ग्रुप कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस यानी एक जैसा। फिर यहाँ पे क्लस्टर होमोजीनियस, या स्ट्रेटम है या क्लस्टर है। एक्रॉस सब पॉपुलेशन स्ट्रेटा शुड बी हेट्रोजीनियस, यानी जो अलग अलग, मैं अगर समझो ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ तो सारे ग्रुप है ना कैरेक्टरिस्टिक में अलग होने चाहिए। जबकि यहाँ पे स्टेटा शुड बी हेट्रोजीनियस दोनों में लिखा है, यानी दोनों के अंदर लिखा है सेम। एंड सैम्पलिंग फ्रेम की बात करें तो नीडेड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम पूरी पॉपुलेशन के लिए चाहिए, जबकि ये सिर्फ सिलेक्टेड क्लस्टर के लिए चाहिए। फिर यहाँ लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच रेंडमली, यानी जो सिलेक्ट किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? रेंडमली, उसको सिलेक्ट करेंगे अपने रेंडमली। देन यहाँ देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बेसिक सैम्पलिंग टेक्निक। अब टेक्निक कौन सी? नॉन प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें अपने, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, लीस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, मोस्ट कन्वीनियंट। जबकि वीकनेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन बायस, सैंपल नॉट रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो सैंपल होता है ना वो पूरी ग्रुप का रिप्रेजेंट करने वाला नहीं होता। नॉट रिकमेंडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल रिसर्च। यानी कि इसकी बात करें अपने, यहाँ पे वीकनेस सबसे बड़ी ये है, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना उसको एमसीक्यू के लिए टिक कर ले। ये पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन जो डिफरेंस का है ना वो उसमें से आएंगे, क्योंकि ये ना एकदम शॉर्ट के अंदर सारी चीजें लिखी है इसके अंदर। फिर जजमेंट सैम्पलिंग की बात है तो देखो, इसमें लो कॉस्ट है, कन्वीनियंट एंड नॉट टाइम कंज्यूमिंग, यानी मतलब ये बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जब अगर बात करें तो इसमें जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, और ये सब्जेक्टिव यानी डिपेंड करता है जो इंसान उसको कंडक्ट करता है उसके ऊपर। फिर कोटा सैम्पलिंग, सैंपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड फॉर सर्टेन, हाँ, तो सैंपल कैन नॉट बी कंट्रोल फॉर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के लिए अपने सैंपल को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब सेंट्रल ने अपने पास नहीं है, सैंपल जो है ना उसका कंट्रोल अपने पास नहीं है। जबकि यहाँ पे सिलेक्शन बायस, देखो सिलेक्शन बायस है, नो अश्योरेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सिलेक्शन बायस है ना, इसका मतलब मैं सिलेक्ट करने के टाइम अगर चीज रखता हूँ ना तो वहां पे मेरा पक्षपात हो जाएगा पूरी तरह से। और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिप्रेजेंटेटिवनेस मिलेगा, यानी जो पूरी डेटा है ना उस डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला अपना अपना सैंपल हो ये जरूरी नहीं। फिर स्नो सैम्पलिंग यानी स्नोबॉल जिसको बोलते हैं, तो कैन एस्टिमेट रेयर कैरेक्टरिस्टिक, ये आसानी से ना कोई भी रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, 100% वाला एक क्वेश्चन है अगर एमसीक्यू की बात करें, स्नोबॉल सैम्पलिंग। लेकिन ये ना टाइम कंज्यूमिंग है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एसआरएस जिसको बोलते हैं, तो इजीली अंडरस्टूड, रिजल्ट प्रोजेक्टेबल, यानी रिजल्ट पहले से पता चल जाए। जबकि अगर हम बात करें इसके वीकनेस इसकी, तो डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, एक्सपेंसिव, लोअर प्रिसिशन, नो अश्योरेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करना, सैम्पलिंग फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, और इसमें प्रिसिशन बहुत कम है। नो अश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं है कि आप रिप्रेजेंटेटिव डेटा सिलेक्ट कर पाओगे। फिर लिखा है सिस्टमेटिक सैम्पल, तो कैन इंक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस, इसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा सिस्टमेटिक में, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली कर रहे हो ना इसकी वजह से। पर इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, और सैम्पलिंग फ्रेम इसमें जरूरी नहीं। पर इससे अगर वहां पे साइक्लिक पैटर्न हुई ना, साइक्लिकल पैटर्न मतलब मैंने अगर सीरीज के अंदर डेटा को सिलेक्ट करना चाहा ना, तो उस वक्त शायद मैं रिप्रेजेंटेटिवनेस को डिक्रीज कर लूंगा।
यानी रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें इंक्लूड्स ऑल इंपोर्टेंट सब पॉपुलेशन, सबको इंक्लूड किया जाता है, बहुत ही प्रिसाइज है। पर यहाँ अगर बात करें इसके लूपहोल्स की, तो डिफिकल्ट टू सिलेक्ट रिलेवेंट स्ट्रेटिफिकेशन वेरिएबल्स। तो अगर हम बात करें तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, नॉट फिजिबल टू स्ट्रेटिफाई ऑन मेनी वेरिएबल्स, और हर जगह पे उसको स्ट्रेटिफाई करना आसान नहीं है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। स्ट्रेटिफाई करना मतलब डिवाइड करना। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्लस्टर सैम्पलिंग आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो वो इम्प्रिसाइज, इसका मतलब वो एकदम क्लियर आइडिया नहीं देता, डिफिकल्ट टू कंप्यूट, और इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना भी डिफिकल्ट होता है, इसके रिजल्ट को समझ पाना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। नाउ चॉइस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी टेक्निक, ये भी क्वेश्चन देखो डिफरेंस जैसा ही है कि मैं प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करूं या नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करूं। तो देखो नेचर ऑफ रिसर्च, अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है तो नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो है ना वो आपके लिए प्रिलिमिनरी, मतलब स्टार्टिंग वाली। तो ऑन द अदर एंड अगर मैं कंक्लूसिव रिसर्च की बात कर रहा हूँ तो कंक्लूसिव रिसर्च के लिए हम प्रोबेबिलिटी टेक्निक, क्योंकि रिसर्चर क्या चाहता है कि वो जो रिजल्ट है ना उसको ओवरऑल मार्केट शेयर को, यानी ऑलरेडी तुम्हारे पास आगे वाला जो डेटा है ना वो अवेलेबल है, इसलिए। नाउ रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, इफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर्स इज हाई, अगर ज्यादा एरर्स आती है सैंपल सैंपल को सिलेक्ट करने के टाइम पे अगर गलतियां होती है तो हम प्रोबेबिलिटी टेक्निक को ज्यादा यूज करेंगे, वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर नॉन सैम्पलिंग एरर्स है वो हाई है, उसमें सैम्पलिंग है इसमें नॉन सैम्पलिंग, एक में सैम्पलिंग एरर की बात है, अगर सैम्पलिंग एरर हाई तो क्या याद रखेंगे, इसमें अपने प्रोबेबिलिटी टेक्निक को यूज करेंगे। लेकिन अगर सैम्पलिंग एरर की जगह पे नॉन सैम्पलिंग एरर हाई है तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी, बराबर ना। फिर इसके बाद आगे देखो वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, वेरिएबिलिटी मतलब अलग अलग होना, तो इसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया गया है हेट्रोजिनिटी। अगर पॉपुलेशन अलग है तो एमआर प्रोबेबिलिटी टेक्निक को यूज करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन अगर हेट्रोजीनियस है तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सिक्योर अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एक्यूरेटली। तो हम क्या एकदम रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वही चीज को अपने डायरेक्टली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन, स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट से देखे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टेक्निक जो है ना वो जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है उसका बेस है। फिर ऑपरेशनल कंसिडरेशन, अगर हम ऑपरेशनल व्यू पॉइंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और उसके अंदर स्टैटिस्टिकल ट्रेंड रिसर्चर की जरूरत पड़ती है, तो ये ज्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए कई बार क्या कि कॉस्ट के कारण या तो टाइम कंजम्पशन के कारण हम प्रोबेबिलिटी वाली मेथड को यूज नहीं करते, नॉन प्रोबेबिलिटी को यूज कर लेते। अब लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग, तो पहला लिमिटेशन देखे तो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग। तो पहली बात करें, if the sampling is not carefully planned and executed, the results of the sampling may be inaccurate and misleading। तो अगर सैम्पलिंग को हमने बराबर से प्लान नहीं किया या उसको एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम यहाँ पे बराबर से रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। फिर सैम्पलिंग रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रिसर्च स्टाफ, रिसर्चर, रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च असिस्टेंट। हर तरह से आपको एक अच्छा स्टाफ चाहिए, तो इतना ज्यादा स्टाफ अगर एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं हुआ तो सर्वे रिलायबल नहीं होगा। फिर उसके बाद में लिखा है कि इन मेनी केसेस इंफॉर्मेशन जो है ना हर पॉपुलेशन के हर यूनिट में से आपको चाहिए, जैसे इंडिविजुअल, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, इन सब से। तो अगर सब जगह से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो है ना इंफॉर्मेशन ना लाने की वजह से हम इसको फेल होता हुआ देखेंगे। समटाइम्स सैम्पलिंग प्लान में बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो सैम्पलिंग प्लान है वो कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम और लेबर की जरूरत पड़ती है इसकी वजह से। एंड मोर टाइम, मनी एंड लेबर, तीन चीजें, टाइम, मनी एंड लेबर। इट इज डिफिकल्ट टू सिलेक्ट द appropriate method of sampling if the sample is not the true representative of the population,
then sample results would be, will be नहीं, would be inappropriate। यानी जो तुम्हारा रिजल्ट है ना वो प्रॉपर नहीं होगा। कब? जब आप सैम्पलिंग के मेथड को बराबर से सिलेक्ट नहीं करोगे। सैम्पलिंग में गिव राइज टू मेनी एरर्स इफ देयर दीज आर टू लार्ज। तो रिजल्ट्स है ना सैंपल सर्वे के बहुत ही लिमिटेड यूज वाले। हम सेंसस सर्वे की बात करें तो इट मे बी इजी टू चेक द ओमिशन। ओमिशन यानी जिसको हमने हटा दिया, या तो भूल गए या तो उसको अपने बाकी रखा, ऐसी चीज को ओमिशन ऑफ सर्टेन यूनिट बोला जाता है। पर इन केस ऑफ सैम्पलिंग इट मे नॉट बी इजी टू वेरीफाई द ओमिशन। सेंसस में ओमिशन ध्यान में रख सकते, लेकिन सैम्पलिंग के अंदर ओमिशन ध्यान में नहीं रखा जा सकता। अब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Sampling distribution is one of the techniques which is used to draw conclusion from the set of data. It is the value, mean or proportion of sample statistics, and it is calculated for each possible sample selected from the population. यानी ये ना मीन और प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में याद रखो कि ये ना पॉपुलेशन जो सैंपल जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा गया है, ये ध्यान देना। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। अ सिंपल सैंपल ऑफ प्रीडिटरमाइंड साइज इज सिलेक्टेड। पहला स्टेप, हम एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे एक साइज का, जैसे 10 12 15 इसका एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर से अपने मीन और प्रपोर्शन सिलेक्ट करेंगे। ये आगे वाले टॉपिक में है, उसको कैलकुलेट करेंगे मीन और प्रपोर्शन। मीन यानी एक्स बार जैसा आता है वो, और प्रपोर्शन यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें ना बाई वेरिएट यानी बाई वेरिएट तो नहीं, अपने बाई पॉसिबल यानी दो चीजें जिसमें पॉसिबल हो ना, सक्सेस और फेलियर, उस तरह का प्रपोर्शन होता है। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर में क्या आता है, नंबर और प्रपोर्शन या तो मीन फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। एवरी पॉसिबल सैंपल शुड बी एग्जामिन, हर सैंपल को एग्जामिन करें और एक पॉसिबल सैंपल से जितने पॉसिबल सैंपल से अगर उसको मैंने एग्जामिन कर लिया तो उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो तीन चीजें, पहले क्या करेंगे, प्रीडिटरमाइंड साइज का सैंपल सिलेक्ट कर उसके स्टैटिस्टिक्स को दिमाग में रखें, फिर उसके बाद में उसके बेस के ऊपर से अपने सैंपल को एग्जामिन करें। और हमने अगर इसी तरह से सैंपल को एग्जामिन किया तो पूरा प्रोसीजर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नाउ डेफिनेशन, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये पूरा कैलकुलेटिव जैसा था, लेकिन डोंट वरी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये दूसरा पेम्पलेट है जिसमें फोर्थ यूनिट साथ में वो। देखिए, इट इज अ समरी डिस्क्रिप्शन पैरामीटर। ये 6 चीजें ने आपके एमसीक्यू से, ये 6 चीजें आपके एमसीक्यू से। Summary description of fixed characteristic or measure of target population. It shows true value. इससे क्या पता चलता है आपको, ट्रू वैल्यू that would be obtained if a census is used. हम सैंपल यूज ना करें, लेकिन अगर सेंसस यानी पूरी पॉपुलेशन को यूज करें ना, तो इससे मिलने वाली ट्रू वैल्यू आपको किससे पता चलती है, पैरामीटर से पता चलती है। फिर स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक यानी सैंपल, जो पैरामीटर है ना वो सेंसस का, ये सैंपल का, बस इतना फर्क है दोनों के अंदर। देखो इसको अपने एस्टिमेट की तरह से यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर का। फिर उसके बाद में देखो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन इज अ करेक्शन फॉर ओवर एस्टिमेशन। अगर तुमने कई बार ज्यादा एस्टिमेट कर दिया तो कम एस्टिमेट कर दिया, उसके अंदर अगर वेरिएंस आया तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये क्या हो सकता है, 10%, ये आएगा एमसीक्यू में। देखो 10% और मोर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। फिर प्रिसीशन लेवल, प्रिसीशन लेवल मतलब मैं तो सैम्पलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने जो ढूंढा वो कितना एकदम परफेक्ट है, वो अगर देखना हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रिसीशन लेवल बोलेंगे। प्रिसीशन लेवल है ना 99% या तो 95% होता है। एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी सेम कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी वो कि जिसके अंदर अपने को पता चलता है कि हम पैरामीटर को फेल होता हुआ नहीं देखेंगे। फॉल नहीं है यहाँ पे, फेल है। अगर पैरामीटर फेल हो जाए तो कितनी रेंज के अंदर वो फेल हो सकता है। जैसे मैंने बोला 99% है ना मेरा प्रिसिशन लेवल, तो 1% है ना मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल। समझे ना, प्लस और माइनस यानी दोनों। इंटरवल हमेशा प्लस और माइनस के अंदर आता है,
और हम बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर की, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्फिडेंस इंटरवल विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर कितना पैरामीटर के आने का चांस है, यानी उतने लेवल के अंदर कितना, यानी मैंने 1% बोला तो 1% में कितना चांस है, 1% के अंदर कितना चांस है कि जिस पॉपुलेशन के पैरामीटर को मैंने सिलेक्ट किया है वो उसी में आए, यानी अपने गलत हो जाए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे सीखा भाई कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक कंप्यूटेड फॉर ईच पॉसिबल सैंपल दैट कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन अंडर अ स्पेसिफाइड सैम्पलिंग प्लान। तो हम अगर कोई सैम्पलिंग का प्लान सिलेक्ट करते हो, इसमें से अगर हम कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे सैंपल के स्टैटिस्टिक्स की, सारे पॉसिबल सैंपल उसके अंदर से अपने सिलेक्ट करना है वैल्यू को। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से बताया गया है, सपोज अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 5 हॉस्पिटल्स is to be drawn from the population of 20 hospitals, so 20 factorial upon 5 factorial, simple, 20 factorial upon 5 factorial, तो 20 factorial बात करो तो 20 into 19 into 18 into 17 into 16, राइट। और मैं फैक्टोरियल भी नहीं बोलूंगा इसको, इन्हें 20 के बाद में 5 तक पीछे जाने का, और नीचे इन्हें 5 4 3 2 1 1 तक जाने का, ऐसा इसमें 5 तक खाली पीछे जाएंगे, 5 है ना इसलिए ऊपर 5 लिखा जाएगा। फैक्टोरियल इसके अंदर प्रॉपर वर्ड नहीं है। तो 15,504 सैंपल अपने सिलेक्ट कर सकते हैं 5-5 की साइज के, ये सीधा आंसर आ जाता है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यूज ऑफ द मीन ऑफ दीज 15,504 डिफरेंट सैंपल्स वुड स्पेसिफाई द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ये कौन सा हुआ, 15,504 को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का बोला जाएगा। टू कैलकुलेट द स्टैटिस्टिक्स इज एन इंपॉर्टेंट टास्क इन द मार्केटिंग रिसर्च। दीज सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या आता है, सैंपल मीन और सैंपल प्रपोर्शन, जो मैं आगे समझा चुका। सैंपल मीन का मतलब अपने x बार जो फाइंड आउट करते तो सैंपल का मीन खाली, और सैंपल प्रपोर्शन यानी अगर प्रोबेबिलिटी है तो सैंपल का प्रपोर्शन आएगा, which are used to estimate the corresponding true population values. The process of generalizing sample result to population results is called statistical inference। याद रखना ये ने आएगा एमसीक्यू में। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस किसको बोला जाता है, पूरा चैप्टर होता था पहले, ये जो था ना वो फर्स्ट ईयर बीकॉम के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर पूरा एक चैप्टर था, और इसको इन्होंने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को निकाल दिया, फिर हाइपोथेसिस उसकी जगह पे आया, इन्फरेंस की जगह पे, पर आपने वो दोनों चीजें सीखी नहीं। In practice, a single sample is of predetermined size is selected, and then sample statistics, sample mean and sample proportion, probation नहीं, are computed hypothetically यानी मतलब सपोज करो ऐसा, in order to determine the population parameter from the sample statistics, every possible sample should be examined। हर सैंपल को एग्जामिन करना हमारे लिए जरूरी, यानी अगर ध्यान दे तो ऐसा करना चाहिए। इफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स वर एक्चुअली टू बी ड्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलेंगे अपने, सारे अगर पॉसिबल सैंपल्स को अगर ड्रॉ किया गया तो उसको अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। पर इन प्रैक्टिस हम करते क्या है, हम इतने सारे सैंपल यानी इतने सारी डेटा को अपने सिलेक्ट नहीं करते, हम उसमें से एक सैंपल लेते हैं और फिर भी हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेवेंट है। इट अलाउज अस टू यूज प्रोबेबिलिटी थियरी टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन वैल्यू। तो देखो यहाँ पे आपको है ना एक पूरे सम की तरह से दिया गया है, ये इतनी वैल्यूज है, देखो क्या किसको नाम दिया गया है, मीन है ना न्यू म्यू बोला जाता है, पॉपुलेशन के अंदर म्यू, लेकिन सैंपल के अंदर एक्स बार। प्रपोर्शन की बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर उसको पाई, जबकि यहाँ पे उसकी जगह पे अपने क्या बोलेंगे, पी कैपिटल। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ऑब्वियसली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। साइज की बात करें तो अगर पॉपुलेशन की साइज तो कैपिटल है, और सैंपल की अगर साइज है तो स्मॉल है। और स्टैंडर्ड एरर याद रखना, स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार और बाजू में एस एक्स बार, दोनों अलग अलग है। एंड उसके बाद में स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, तो सिग्मा पी, लेकिन कौन सा पी, कैपिटल पी आएगा, और यहाँ पे स्मॉल एस आएगा लेकिन। और स्टैंडर्ड वेरिएंट जेड जिसको बोला जाता है, इसके टेस्ट होते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन एक्स, यानी कोई भी वेरिएबल,
कोई भी वेरिएबल और नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पे कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार कैपिटल और नीचे स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन म्यू और यहाँ पे एस अपॉन एक्स बार आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, ये कितना टफ पार्ट है। जब पहले हम सिखाते थे तो ये पार्ट अपने पूरा ओमिट करवा देते थे, इसको याद नहीं करवाते, बट नाउ अगर एमसीक्यू की एग्जाम है तो इसके अंदर ये सब आपको झेलना पड़ेगा, तो याद भी करना पड़ेगा। ये सब है ना फॉर्मूला के अंदर रख के अपने को करें, ये प्रॉपर्टीज है समझो। प्रॉपर्टीज के बाद में ये कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच है। ये जितनी भी चीजें इतनी टेक्निकल है, ये मैथ्स में आता है, ये मैथ्स के अंदर आता है। और उसके बाद में या सैंपल साइज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन, अगर आप पूरा एग्जांपल देना तो एग्जांपल पूरा यहाँ पे समझाया गया है। हमें ना सीधा याद है, देखते हैं। देखो, दो क्वेश्चन में आपको इसके अंदर से कराऊंगा। जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है ना उसको करने की जरूरत नहीं है। एक तो एक ये रहा प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रपोर्शन फॉर द लार्ज सैंपल। याद रखो, दो तरह के टेस्ट होते हैं, स्मॉल सैंपल 30 से कम और लार्ज सैंपल 30 से ज्यादा। तो देखो यहाँ पे लार्ज सैंपल की बात करें, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज a normal distribution. Strictly speaking, the sampling distribution of a binomial, but दो चीजें होती है इसमें, बाइनोमियल यानी दो चीजें, बट फॉर लार्ज सैंपल 30 और मोर इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, अप्रोक्सीमेटेड यानी उसका जजमेंट अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे। द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of mean x bar sigma I is equal to 1 and xi upon n, or the proportion p x upon n, x is equal to the characteristics of interest equal the corresponding population parameter value mu और p, ये स्मॉल p समझो, पाई जो लिखा है ना उसको स्मॉल p समझो, इसको दोनों के साथ में अपने कंपेयर कर सकते हैं। नाउ सी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको अपने स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ऑफ द मीन और द प्रोपोर्शन। रिमेंबर दिस, it indicates sampling distribution of the mean or they or the proportion but not to a sample or population। वो सैंपल या तो पॉपुलेशन के लिए नहीं, खाली मीन और प्रोपोर्शन के लिए होता है, पूरे के लिए नहीं। नाउ वंस द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नॉट नोन, अगर कई बार तो क्या होता है कि हमको ऑफन पता नहीं होता है कि सिग्मा क्या है, तो इन सच केस उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। कैसे करेंगे, देखो इसकी फॉर्मूला ही है। अब ये सब जान दो, खाली ये वाली फॉर्मूला नीचे वाली दे, एस एक्स बार इज इक्वल टू एस अपॉन इंटू रूट एन लिखा है ना, वो अलग है। इसमें हम ऐसा मान के चलेंगे कि एज्यूमिंग नो मेजरमेंट एरर ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ एन एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन, इसमें कोई मेजरमेंट के अंदर एरर नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे। अब लाइक वाइज द स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ द प्रोपोर्शन, इसको अगर एस्टिमेट करना हो तो p कैपिटल 1 माइनस p अपॉन n, ये अपने एस्टिमेट करें। द एरिया अंडर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इसको कैलकुलेट करना है z वैल्यूज, द z वैल्यूज फॉर अ पॉइंट, यानी अगर z वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कोई भी एक पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए z इज इक्वल टू, ये दो अलग अलग फॉर्मूला है, बराबर ध्यान से समझना, ये वाला आएगा एग्जाम, ये आसान है समझना। देखो z वैल्यू यानी क्या, दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर, यानी मुझे बताया गया कि एक x बार है मेरे पास और एक मेरे पास म्यू है, और उसके बाद में स्टैंडर्ड एरर के लिए नीचे लिखा है क्या, सिग्मा x बार लिखा है नीचे, बराबर। ये कब की बात है, जब मेरे पास मीन अवेलेबल हो तब, लेकिन अगर मेरे पास मीन ना हो प्रोपोर्शन, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, p माइनस पाई लिखा है वो, और अपॉन सिग्मा p, यानी मैं दो अलग अलग जगह पे। देखो अब आपको समझाऊं कि जो x बार लिखा है ना, x बार वो सैंपल का मीन है, और जो म्यू लिखा है ना वो किसका है, पॉपुलेशन का मीन। तो मैं दो अलग अलग पॉइंट, सैंपल के मीन और पॉपुलेशन के मीन, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूं, पर दोनों के बीच का डिफरेंस उसके बाजू में जो लिखा है ना प्रपोर्शन वाला, उसमें p लिखा है, जो p है ना वो तुम्हारा किसका है, सैंपल का प्रपोर्शन है, और जो पाई लिखा है वो तुम्हारा पॉपुलेशन का प्रपोर्शन, तो दोनों के बीच का डिफरेंस। इसमें ना हमने माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, अगर माइनस में आंसर आएगा तो भी इसको अपने इग्नोर करते हैं। When the sample size is 10% or more of the population size, then the standard error formula will be
will overestimate the standard deviation of the population mean or proportion. Therefore ये याद रखना 10% से ज्यादा अगर पॉपुलेशन की साइज का अगर सैंपल होगा ना, पॉपुलेशन के 10 अगर पॉपुलेशन 5000 का, तो अगर मैं 550 लेता हूँ मतलब 10% से ज्यादा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला जो है ना वो ओवर एस्टिमेट करेगी। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट जैसे कैसे किया जाता है, देखो इस तरह से उसको एडजस्ट करो। रूट में n माइनस स्मॉल n और n-1 इस तरह से किया जाता है। सेम यहाँ पे भी राइट, आगे एक ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, पर जो है ना वो ब्रैकेट मैंने लिख दिया अभी। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, इसमें खाली डेफिनेशन देखेंगे, बाकी सब ये देखने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, the sample size determination is based on the construction of confidence interval around the sample mean or proportion by using standard error formula। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला। याद रखना ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको ढूंढना है, तो अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो सैंपल मीन या तो प्रपोर्शन के अराउंड या उसके आसपास का होगा, उसके लिए अपने स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला यूज करेंगे। We want to find an interval within which a fixed proportion of the sample mean will fall. Suppose we want to determine an interval around the population mean that will include 95%, बोल चुका था ये 95% of sample means। तो based on sample of 300,000, the 95% could be divided into two equal parts, such as half below the mean and half above the, यानी मीन से कम वाला आधा और मीन से ज्यादा वाला आधा ऐसा। कैलकुलेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग अ डिस्टेंस बिलो x बार l, l यानी लोअर लिमिट, और x बार u यानी अपर लिमिट, बराबर ना। ये दोनों अलग अलग मीन को अपने फाइंड आउट करें। देखो इस तरह से zl यानी लोअर लिमिट वाला z और zu यानी अपर लिमिट वाला, और इसमें ZL का मतलब माइनस, यो एन माइनस में आंसर आएगा, और ZU जो है वो प्लस में आंसर आएगा। द लोअर वैल्यू ऑफ x बार इज XL, एंड वो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे अपने, देखो इसी तरह से Z म्यू सॉरी अपने सिग्मा x, और अपर वैल्यू ये कुछ याद नहीं रखना है, खाली कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना ये वाला याद रखो, नीचे जो फॉर्मूला दिए ना, the confidence interval is given by x plus minus z sigma x, वो वाला अंडरलाइन करो। हम यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करेंगे आगे बता चुका, 95%। 95% ज्यादा रिलेवेंट है, 99% बहुत क्लोज हो जाता है रियलिटी। और देखो आपको है ना इसकी वैल्यू है ना टेबल में देखनी होती है, टेबल की वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस 1.96 z आती है ऑलवेज। ये हमेशा 95% की वैल्यू यही आएगी 1.96। और देखो ये किस तरह से दोनों जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमने देखना नहीं है ये। अब देखो ये अलग अलग स्टेप्स बताए गए मीन और प्रोपोर्शन के अंदर। पहले लेवल ऑफ प्रिसिशन, वो देखो यहाँ पे प्लस और माइनस $5 लिखा है ऊपर, राइट। एंड स्पेसिफाई द कॉन्फिडेंस लेवल, दोनों में 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, और हम इसकी जेड वैल्यू डिसाइड करें तो 1.96 आ जाएगी। उसके बाद में एस्टिमेट करें, तो एस्टिमेशन ये सब आपको दिया है, पर अपने कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको सम कभी भी आता ही नहीं था, पहले भी नहीं आता। अगर जरूरी हो ना तो री एस्टिमेट करना, ऐसा लिखा है इसके अंदर, बट नॉट रिक्वायर्ड। अब सैंपल साइज डिटर्मिनेशन मीन्स के अंदर कैसे करेंगे, सपोज द रिसर्चर वांट्स टू एस्टिमेट द मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर, सपोज स्टोर शॉपिंग more precisely so that the estimate will be plus or minus 5। ये ऊपर वाला है ना, नीचे एक्सप्लेन किया गया है। सो इसके खाली स्टेप्स है ना, उसके हेडिंग याद रखना, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, वो वाला पूछा है एमसीक्यू के अंदर, बाकी अंदर वाला कुछ नहीं आएगा। तो स्पेसिफाई द लेवल ऑफ प्रिसिशन, तो कितना प्रिसिशन, तो $5 ऊपर नीचे हो सकता है ऐसा, पहला। फिर स्पेसिफाई द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब वो 95% या कितना है वो। नॉर्मली हमें अभी तक 90%, 95% और 99% समझा, तीन ये कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं। फिर जेड वैल्यू 1.95, ऑलवेज रिमेंबर 1.96 सॉरी,
एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन जज किया जाएगा, उसके बाद में सैंपल साइज, डिटरमाइन द सैंपल साइज यूजिंग द फॉर्मूला। हम उसके बाद में सैंपल की साइज फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ सैंपल की साइज एन में आई कितनी, 465 है ना। तो सैंपल साइज ये फॉर्मूला से अपने ढूंढते हैं। वी कैन से दैट द सैंपल साइज इंक्रीजेस, ये आएगा एमसीक्यू। वी कैन से दैट सैंपल साइज इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी। पॉपुलेशन में अगर बहुत ज्यादा फर्क होगा ना तो सैंपल साइज बढ़ेगी। समझो कि अगर एक तरह के लोग हैं तो सैंपल बड़ा रखने की क्या जरूरत है, एक ही तरह के लोग हैं तो सैंपल बड़ा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर अलग अलग तरह के लोग हैं तो सैंपल बड़ा रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एंड the precision level requires of the estimate. If the resulting sample size represent 10% or more, तो हम क्या करेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, याद रखिए वर्ड को एमसीक्यू में, शुड बी अप्लाइड। और अगर आपको रिक्वायर्ड सैंपल साइज अगर ढूंढनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला दिए, बट नॉट अपने याद नहीं रखना है। इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो तो वापस री एस्टिमेट करो। कैसे री एस्टिमेट करेंगे, एस को अप्लाई करके वापस री एस्टिमेट करेंगे। अभी प्रिसिजन इज स्पेसिफाइड इन रिलेटिव rather than absolute terms, then use these equations to determine the sample size। देखो कौन सी इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन, पर ये सारी फॉर्मूला इम्पॉसिबल है याद रखने की, हो ही नहीं सकता। अब देखो ये किसका था, मीन से हमने ढूंढा। अब सेम स्टेप पर किसके प्रपोर्शन से, सेम स्टेप लेकिन किससे, प्रपोर्शन से। तो इसमें भी पहले तो स्पेसिफाई द लेवल ऑफ प्रिसिजन। इसमें देखो 0.05, 0.05 का मतलब 95% लेवल हुआ, सेम। अब डिटरमाइन द जेड वैल्यू एसोसिएटेड विद द सीएल, यानी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में जो जेड वैल्यू है वो ऊपर वाला फॉर्मूला है। फिर पॉपुलेशन का प्रपोर्शन ढूंढना, उसमें पॉपुलेशन का प्रपोर्शन नहीं था, उसमें पॉपुलेशन का मीन ढूंढना था, यहाँ प्रपोर्शन है। और डिटरमाइन द सैंपल साइज यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन। तो अपने वापस स्टैंडर्ड एरर ढूंढेंगे। स्टैंडर्ड एरर समझो यहाँ 355, ये पॉपुलेशन तुम्हारी इतनी आई, सैंपल साइज सॉरी, अगर सैंपल साइज 10% से ज्यादा है तो वापस फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, वही वाला स्टेप है। एंड अगर जरूरी हो तो री एस्टिमेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय एम्प्लॉइंग एस, वापस एस को री एस्टिमेट करेंगे। और एस को अगर री एस्टिमेट कर दिया गया तो उसके बाद में फाइनल आएगा। प्रिसिजन इज सिंपली स्पेसिफाइड इन रिलेटिव रादर देन एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म यानी किसी से कंपेयर करके, किसी से कंपेयर करके, इसके लिए अपने ये इक्वेशन को यूज करेंगे। बट रिमेंबर, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सारे इक्वेशन में से कोई भी याद नहीं करना है आपको, खाली ये 3 स्टेप याद करने के। देखो पहला मैं वापस बोल देता हूँ, पहले कौन कौन सी चीजें इसमें से आपको ध्यान में रखने की। पहली बात तो ये जो अपना डेफिनेशन है ना 6 स्टार्टिंग में, वो ये 6 की 6 डेफिनेशन है ना वो याद रखने की। उसके बाद में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें ये पहली दूसरी लाइन जो है ना वो आपको एमसीक्यू के लिए है। फिर यहाँ सैंपल मीन और सैंपल प्रपोर्शन और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की डेफिनेशन ये पूछी जाएगी एमसीक्यू के लिए। फिर ये सब चीजें कोई काम की नहीं है। हाँ, आपको शायद ये पूछा जाए कि कौन सा सिंबल यूज किया जाता है उसके लिए। एंड उसके बाद आप देखो तो सीधा अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, इसको स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला से कैसे करना है, ये पहला खाली पैराग्राफ इसके अंदर भी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टेप्स है ना वो सारे स्टेप्स को आपको देख लेने के बस हो गया। यानी ये पार्ट इजी है। और इजी यानी किस लिए इजी है, लिखना नहीं है इसलिए। अगर इसको लिखना होता ना तो ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट, 6 के 6 सेमेस्टर में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो यहाँ ये आपका 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाता है।